हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं सियाटिका ट्रीटमेंट की। सियाटिका होता क्या है, उसके कारण कौन कौन से हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए, पूरी बात आज आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिए। कुछ लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन से कुछ और चीज़ें पूछने लगते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, पूरा देख लें, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। और तब आप अगर जो चीज़ें समझ में ना आ पाएँ तब आप उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ढेर सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं, इतना संभव नहीं है कि सबके फ़ोन उठा सकें। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि पूरा देख लेंगे तो पूरी ठीक से बात समझ में आ जाएगी, तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सियाटिक एक नर्व है, एक सियाटिक नर्व है जो कि कमर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ से उत्पन्न होकर के पैर के जो एड़ियाँ हैं वहाँ तक जाती है। तो सबसे बड़ी नर्व है बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत नर्व है। तो देखिए, जैसे फिगर में दिख रहा है ना, ये L4 है, L5, S1, S2, S3। ये जो L4, L5 है ना, इसको लंबर वर्टिब्री बोलते हैं, और जो S1, S2, S3 है उसको सैक्रल वर्टिब्री बोलते हैं। तो वर्टिब्री कुछ इस तरह से होता है कि जैसे एक वर्टिब्री के ऊपर दूसरी वर्टिब्री ऐसे रखी रहती हैं, ऐसे इस तरह से, बीच में हालो स्पेस होता है। तो जो वर्टिब्री हैं, तो एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टिब्री के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, देखिए जैसे ये वर्टिब्री दिख रही है ना, यहाँ पे एक वर्टिब्री है, दूसरी है, तो बीच में जो खाली स्थान है ना, इसी में से नर्व्स निकलती हैं। तो देखिए L4, L5, S1, S2, S3, इन्हीं सब से नर्व्स निकलती हैं दोनों तरफ। और ये जो नर्व्स निकलती हैं सब आपस में फाइनली मिल जाती हैं। मिलने के बाद एक बड़ी सी नर्व बनाती हैं। उसी नर्व को आप क्या बोलते हैं? सियाटिक नर्व। तो दोनों तरफ निकलती हैं, एक दाहिने पैर के लिए और बाएं की तरफ पैर के लिए। तो ये जो सबसे बड़ी नर्व है ना, बॉडी की सबसे बड़ी नर्व और सबसे मजबूत नर्व, क्या बोलते हैं उसको? सियाटिक नर्व। तो ये जो सियाटिक नर्व है L4, L5, S1, S2, S3 से निकलती है और पैर के एड़ी तक जाती है। जब इसी सियाटिक नर्व में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? सियाटिका। सियाटिक नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाने को क्या बोलते हैं? सियाटिका। तो देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिक्कत हो सकती है सियाटिका में। कितना पोर्शन तक दिक्कत होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी दिक्कत है, उसका फैक्टर कितना प्रभावशाली है। तो देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ सियाटिक नर्व इज नोन एज सियाटिका। सियाटिक नर्व में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसी क्या बोलते हैं? सियाटिका बोलते हैं। तो देखिए, अगर कारण की बात करें तो कारण में हार्निएटेड डिस्क सबसे प्रमुख कारण है, बोन स्पर और स्पाइनल स्टेनोसिस, तो ये प्रमुख कारण है सियाटिका होने की। तो जो हार्निएटेड डिस्क क्या होता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वर्टिब्री है इस तरह से, ऐसे, इसी के ऊपर दूसरी वर्टिब्री है इस तरह से, ऐसे, सब एक के ऊपर दूसरी रखी होती हैं। अब होता क्या है कि इसमें से नर्व्स इस तरफ से निकल रही है, इस तरफ से नर्व्स निकल रही है ऐसे, ठीक है, ऊपर से भी निकल रही होगी ऐसे, क्योंकि ऊपर भी कुछ होगा, वर्टिब्री होगी ना, फिर यहाँ से भी निकल रही होगी इस तरह से। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। हार्निया क्या होता है? हार्निया होता है कि यहाँ वाला पोर्शन इसमें से कुछ बाहर की तरफ निकल आए इस तरह से, यानी बल्जिंग के रूप में बल्ज कर जाए, उसमें अंदर वाला पोर्शन बाहर की तरफ आ जाए। जब बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये जो नर्व्स निकल रहे हैं इस पर प्रेशर नहीं डालेगा। फिगर में जैसे दिख रहा है, देखिए, तो जैसे ये वाला पोर्शन है इस तरह से, तो ये निकल आता है, बल्ज कर जाता है, ठीक है, उभार जैसा निकल आता है। तो जब उभार जैसा निकल आएगा तो ये जो इधर की नर्व निकल रही है इस पर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो पेन होगा। तो पहला प्रमुख कारण क्या है? हार्निएटेड डिस्क। दूसरा क्या है? बोन स्पर। स्पर मतलब आउटग्रोथ हो जाती है। तो नॉर्मली देखिए इस तरह से है कि एक वर्टिब्री है ऐसे, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी वर्टिब्री है इस तरह से, फिर तीसरी वर्टिब्री ऐसे रखी है। तो नॉर्मली इस तरह से वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, ऐसे एक के ऊपर दूसरा इस तरह से रखी होती हैं। तो कुछ केस में ओल्ड एज की समस्या में क्या होता है कि इसमें से ग्रोथ हो जाती है इस तरह से, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे।
जब ग्रोथ हो जाएगी तो यहाँ से जो नर्व निकलेगी ना उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसे फिगर में दिख रहा है ना। तो देखिए जब यहाँ पे ऐसे निकलेगा तो इसके ऊपर से प्रेशर डालेगा कि नहीं। जब प्रेशर डालेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, और उसी इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, सियाटिका। तो देखिए पहला कारण क्या है, हर्निएटेड डिस्क, दूसरा क्या है, बोन स्पर, और तीसरा क्या है, स्पाइनल स्टेनोसिस। जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, जिसको रीढ़ की हड्डी आप बोलते हैं, उसके अंदर होल भी रहता है, खाली स्थान भी रहता है। उसी खाली स्थान में क्या भरा रहता है, क्या रहता है, स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड रहता है। अगर वो जो उसके अंदर होल है, यानी यहाँ पे जितनी भी वर्टिब्रे रखी हैं उसके बीच में होल है, कैविटी है, अगर वो सकरा हो जाएगा, जब सकरा हो जाएगा तो सोचिए जैसे इतना स्पेस है, अब अगर ये सकरा हो जाए तो स्पेस कम हो जाएगा ना। जब स्पेस कम हो जाएगा तो प्रेशर डालेगा वर्टिब्रल कॉलम पे, और उसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड है उस पर प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर की वजह से जो नर्व्स होती है ना, इसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही 3 प्रमुख कारण हैं, हर्निएटेड डिस्क, बोन स्पर और स्पाइनल स्टेनोसिस। इसी की वजह से सियाटिका होता है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अधिक एज का होना। अधिक एज के होने में होता क्या है कि जो बोन है ना, उसका कैल्शियम रिन्यूअल का प्रोसेस स्लो हो जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे बोन है ना, इसके अंदर कैल्शियम जाता है, अब पुराना वाला कैल्शियम बाहर निकल जाता है, तो ये रिप्लेसमेंट चलता रहता है। यानी ये जो बॉडी है ना, बोन है, बोन की जो बॉडी है, इसके अंदर कैल्शियम नया वाला आएगा, पुराना वाला बाहर निकल जाएगा, तो ये रिप्लेसमेंट चलता रहता है। इसी तरीके से एक एवरेज 7 साल में पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। कंप्लीट रिन्यू होने में बॉडी को 7 साल लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब एज ज़्यादा हो जाती है तो कैल्शियम आने की रेट कम हो जाती है और निकलने की रेट पहले जैसी रहती है। आने की रेट कम हो जाती है और निकलने की रेट पहले जैसी रहती है। तो ये जो बोन है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तब एक रिस्क फैक्टर है। और दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा ऑक्यूपेशन होता है कि जिसमें अधिक देर तक बैठना होता है, अधिक देर तक बैठ के काम करना पड़ता है। तो अधिक देर तक जब बैठ के काम करते हैं तो भी एक रिस्क फैक्टर है। या आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं, ठीक है, तो आप सीट पर बैठे रहते हैं, या फिर आप कोई शॉप है, दुकान है, उसमें आप बैठे रहते हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं जिसमें अधिक देर तक बैठे रहना पड़ता है, तो भी रिस्क फैक्टर है। और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी इसकी संभावना बनती है, और जो मोटापा से ग्रसित हैं उनके लिए भी। तो ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। इन सब रिस्क फैक्टर की वजह से सियाटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। जब सियाटिका का पेन स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो कमर दर्द होगा ना, यहाँ पर स्टार्ट करेगा तो कमर दर्द होगा। उसके बाद यहाँ से पेन इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है। जितना दूर तक इन्फ्लेमेशन करेगा उतना दूर तक दर्द होगा। तो पहले स्टार्ट कैसे होता है, कमर दर्द से, फिर कहाँ तक आ जाएगा, कमर से लेकर के घुटने तक आ सकता है, फिर घुटने से नीचे भी आ सकता है, और फिर पूरे में दर्द कर सकता है। तो ये संभावना है। इस बात पे डिपेंड करता है कि ये फैक्टर कितने ज़्यादा हो गए हैं ना। तो संभावना पेन यही है कि कमर में दर्द करेगा, कमर से नीचे घुटने तक हो सकता है, या फिर पूरे में हो सकता है। और ख़ास बात, किधर का दर्द करता है, लेफ्ट साइड का सियाटिका है कि राइट साइड का सियाटिका है कि दोनों तरफ का है। लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो देखिए लेफ्ट राइट ना, तो जिधर के नर्व कंप्रेस होंगी, जिधर के नर्व पर प्रेशर पड़ेगा उधर का ही इन्फ्लेमेशन होगा। तो कुछ केस में दाएं तरफ का साइड का नर्व होता है, कुछ केस में बाएं तरफ का साइड का नर्व होता है, और कुछ लोगों के केस में दोनों तरफ का होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का होता है। तो चाहे जिस टाइप का सियाटिका हो, उसके लिए होम्योपैथी में दवा है, आप उन दवा को यूज़ करें और आपको प्रोबेबल निश्चित इजाज़त मिल सकेगा। तो दवा की अगर बात करें तो देखिए, जो पहली दवा है कोलोसिंथ 30 पावर की, आप ले लीजिए कोलोसिंथ 30 पावर की, डेली सुबह 2 बूंद जीभ पर। और दूसरी दवा है वेलेरियान 30 पावर की दोपहर में, और अमोनियम म्योर 30 पावर की शाम को।
और चौथी दवा है R71 ड्रॉप्स 10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डाल करके। तो R71 ड्रॉप्स 10 बूंद 1 कप पानी में डालकर आप 3 टाइम लीजिए। तो इन 4 दवाओं से जो सियाटिका है उससे निजात पाई जा सकती है। और कुछ अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो कुछ चीज़ें बगल गिर जाती हैं, पेन बगल गिर गई तो आप उसी तरीके से झुक के उठा लेते हैं, ये तरीका गलत है। आप झुक के उठा लिए तो इधर वाले जो बोन होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, तब डिस्क हार्नेटेड डिस्क की समस्या बन सकती है। जैसे आप इधर या उधर खूब ज़्यादा ना मुड़ें, ठीक है। और सोते समय जब आप जगते हैं तो सीधे कोशिश करते हैं कि जिधर लेटे रहते हैं उसी तरीके से उठ जाते हैं। तो कोशिश करें आप सीधे, मतलब जैसे लेटे हैं तो आप सीधे पूरा उठें ऐसे। तो क्यों इस तरह से जो हार्नेटेड डिस्क है, बोन स्पर है, इन सब की समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको बात समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक इस बार सबको करना है, लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें। और शेयर भी कर सकते हैं आप नियर बाय रिलेटिव को, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। और इस तरह से हम लोग एक दूसरे की जानकारी बढ़ा के बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।